आइए पढ़ते हैं हिंदू मैरिज एक्ट ओनली ऑन लेट्स क्रैक लॉ बाय विवेक त्रिपाठी। हिंदू मैरिज एक्ट में आइए चेक करते हैं हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो आज हम कवर करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, सेकेंडली हम कवर करेंगे स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, थर्ड हम समझेंगे कि हिंदू कौन होता है और हिंदू लॉ किस पे एप्लीकेबल है जो कि सेक्शन 2 हमें बताएगा। साथ ही साथ हम समझेंगे हिंदू मैरिज का नेचर क्या है, क्या वो सेक्रामेंटल है या कॉन्ट्रैक्चुअल है या दोनों ही है। और इसके बाद हम सेशन के आखिरी में समझेंगे कंडीशंस ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज जो कि सेक्शन 5 बताती है कि कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसकी वजह से एक मैरिज कंप्लीट या वैलिड मानी जाएगी। तो शुरू करते हैं आज का पहला लेक्चर, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की बात करें तो हमारे दो सोर्सेज हैं, पहला एक एशियन सोर्स है और दूसरा मॉडर्न सोर्स है। एशियन सोर्स में 5 सब सोर्सेज आते हैं जिन्हें हम श्रुति, स्मृति, कमेंट्रीज, डाइजेस्ट और कस्टम के नाम से जानते हैं। वहीं हम मॉडर्न सोर्सेज की बात करें जो कि बहुत सारे रिफॉर्मेशंस के बाद हमें एज अ सोर्स इंक्लूड किया गया है सोर्सेज ऑफ लॉ में, जो बेसिस है आपके जस्टिस, इक्विटी और गुड कंसाइंस पे, आपके प्रेसिडेंस के बेस पे जो कि जुडिशियल डिसीजंस भी कहे जाते हैं, साथ ही साथ लेजिस्लेशन को भी एक मॉडर्न सोर्स का पार्ट माना गया है। आगे समझते हैं एशियन सोर्स को और डेप्थ में, जहां पहला आता है श्रुति। तो श्रुति का मतलब होता है सुनना, मीन्स टू हियर। और श्रुति बेसिकली क्या था, जो भी भगवान ने गाइडलाइंस दी, जो भी भगवान ने कहा हमारे ऋषि मुनियों से, जो भी उन्हें कमांड दी, उसे बोला गया श्रुति, यानी उसे सुना गया। और उसे 4 फॉर्म्स में हमारे ऋषियों ने सुना था। जैसे आप सभी को पता है कि हमारे 4 वेदास हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो जो भी ऋषियों ने सुना श्रुति बोला गया, और किसके द्वारा सुना, वो भगवान के द्वारा सुना। दूसरा एशियन सोर्स माना गया स्मृति को। स्मृति का मतलब होता है कि जो भी आपको याद रहेगा या वॉट एवर हैज बीन रिमेंबर्ड बाई दी सेजेस, या ऋषि मुनियों को जो भी चीज़ें याद रही। तो अगर हम एक इस पिक्चर को एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ पे ऋषि वेदव्यास बैठे हुए हैं और यहाँ गणपति जी महाभारत काव्य की रचना लिख रहे हैं। तो हुआ क्या कि जो भी वेदव्यास जी की स्मृति थी, वो स्मृति को उन्होंने गणपति जी को नरेट किया और गणपति जी ने महाभारत महाकाव्य की रचना की। और इसी के दौरान अगर आपको पता है कि गणपति जी का नाम एकदंत क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो लिख रहे थे इस महाकाव्य को तो पेन खत्म हो जाने के बाद उन्होंने अपना दांत तोड़ के उस महाकाव्य, महाग्रंथ महाभारत को लिखना छोड़ा नहीं और उसे आरंभ रखा, जिसकी वजह से उन्हें एकदंत भी कहते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, तीसरे और चौथे एशियन सोर्स को जानते हैं, कमेंट्री और डाइजेस्ट को। सो कमेंट्री क्या होता है? कमेंट्री और डाइजेस्ट बेसिकली इंटरप्रिटेशंस होते हैं कि आपने जो स्मृति थी उसका जो इंटरप्रिटेशन था, अगर किसी कमेंट्री का एक इंटरप्रिटेशन निकल के आ रहा है जो हर कोई इसको पढ़ने के बाद एक जैसे इंटरप्रेट कर पा रहा है, तो उसे हम कमेंट्री कह रहे थे। और वहीं अगर एक स्मृति को पढ़ने के बाद मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस निकल रहे थे तो उन्हें हम डाइजेस्ट का रूप बोल देते थे। तो अगर आप एग्जाम्पल देख पाएँ तो अगर हम गीता पढ़ते हैं, भगवद गीता पढ़ते हैं, तो भगवद गीता की लाइंस सभी के लिए सेम है, लेकिन जब हर कोई उसी सेम लाइन को पढ़ता है तो हर किसी का एक अपना वर्जन होता है, अपना इंटरप्रिटेशन होता है। आगे मूव करते हैं स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ में बेसिकली हिंदू लॉ में 2 मेजर स्कूल्स जाने जाते थे, मिताक्षरा स्कूल और दयाभागा स्कूल। जब हम मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो मिताक्षरा स्कूल ऑल ओवर इंडिया में रूल करता था या ऑल ओवर इंडिया को गवर्न करता था। सिर्फ 2 रीजन्स में को वो प्रिवेल नहीं करता था या 2 रीजन्स में वो गवर्न नहीं करता था, और वो 2 रीजन से आपके वेस्ट बंगाल और असम। वहीं दयाभागा स्कूल की बात करें तो वो ऑल ओवर इंडिया में प्रिवेल नहीं करता था, वो सिर्फ 2 रीजन को गवर्न करता था, और वो 2 रीजन वही थे जो कि मिताक्षरा के एक्सक्लूजन थे और वही दयाभागा के इंक्लूजन बन गए, और वो थे वेस्ट बंगाल और असम। मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो ये बेस्ड है विजनेश्वरा की कमेंट्री यजनवाल्क्य की स्मृति पे। और वहीं अगर हम दयाभागा की बात करें तो ये आपकी जिमुतवाहना की कमेंट्री है, किस पे? दयाभागा की स्मृति पे। और इसी के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये समझते हैं कि अगर हम मिताक्षरा को और डेप्थ में समझना चाहें या हम वन लाइनर में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मिताक्षरा स्कूल वॉज समथिंग विच वॉज पैट्रियार्कल, जहाँ पे मेल डोमिनेंस ज़्यादा था, सन या मेल को बहुत इंपॉर्टेंस थी, फीमेल को इंपॉर्टेंस नहीं थी। वहीं दयाभागा की बात करें तो यहाँ पे वुमेन्स को भी शेयर मिलना शुरू हुआ, उनको भी राइट्स मिलने शुरू हुए। तो ये 2 स्कूल्स अपनी आइडियोलॉजी पे अलग अलग डिफर करते हैं।
साथ ही साथ अगर मिताक्षरा स्कूल की बात करें तो मिताक्षरा स्कूल के फर्दर सब स्कूल्स भी थे और वहीं दया भागा के कोई सब स्कूल्स नहीं थे। मिताक्षरा के सब स्कूल्स होने का एक अपना खुद का भी लॉजिक है, क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया को गवर्न करता था एक्सेप्ट 2 रीजन को, वेस्ट बंगाल और असम को छोड़ के। तो इसलिए उसके फर्दर सब डिविजन्स भी हम देख सकते हैं, जिसे हम जान सकते हैं द बनारस स्कूल जान सकते हैं। बेसिकली बनारस स्कूल इंडिया के नॉर्थ रीजन को गवर्न करता था। उसी तरीके से एक स्कूल था, सब स्कूल था, जिसको बोलते हैं द मिथिला स्कूल, जो कि बिहार रीजन को गवर्न करता था। तीसरा सब स्कूल अगर हम बात करें तो बॉम्बे स्कूल था, जो कि वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया को गवर्न करता था। चौथा स्कूल अगर हम बात करें, सब स्कूल बात करें मिताक्षरा की, तो वो था द्रविड़ स्कूल, जिसका नाम मद्रास स्कूल भी था। वो बेसिकली सदर्न मोस्ट रीजन ऑफ इंडिया को गवर्न करता था। तो ये स्लाइड्स आपके लिए है, आप इसे पॉज करके इसे अच्छे से पढ़ लीजिए और ये बेसिस के साथ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। साथ ही साथ ये सेकंड स्लाइड है जिसे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और इन स्लाइड्स को पढ़ के आप अपने डिफरेंसेस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं हिंदू है कौन। तो हिंदू समझने से पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली ये हिंदू वर्ड आया कहाँ से। क्या हिंदू किसी रिलीजन को डिनोट होता है या एक्चुअली हिंदू किसी जोग्राफिकल रीजन में रहने वाले लोगों को दिया जाता था। तो अगर हम बात करें तो हिंदू टर्म आया है वर्ड सिंधु से, और सिंधु टर्म डिनोट करता था कि जो भी सिंधु नदी के आसपास के रहने वाले लोग थे उन्हें हम सिंधु के नाम से जानते थे। और सिंधु नदी का अगर आज प्रेजेंट डे नाम देखिए तो वो इंडस रिवर है। तो सिंधु भी आया कैसे, अगर आपको वो भी थोड़ा रिसर्च करनी है आप प्लीज़ एक बार रिसर्च करिएगा। फिर भी मैं आपको एक थोड़ा सा वन लाइनर बता रहा हूँ कि सिंधु के पहले आया था सिंडन। इंडिया कॉटन के लिए बहुत अच्छा फर्टाइल लैंड था, यहाँ पे कपास की खेती बहुत अच्छी होती थी। तो कुछ फॉरेन डेलीगेट्स आए और उन्होंने इस रीजन को सिंडन कहना शुरू किया। सिंडन से वो सिंधु हो गया और सिंधु से वो हिंदू बना, क्योंकि कुछ लोगों जब इन्वेडर्स आए वो सा को हा पढ़ते थे, इसलिए वो सिंधु से हिंदू हो गया। सो बेसिकली हिंदू कोई रिलीजन नहीं था, ये सिर्फ डिनोट करता था इस पर्टिकुलर रीजन में रहने वाले लोगों को, और उन्हें वो सिंधु से वो हिंदू बन गया। आगे चलते हैं, समझते हैं कि आज का जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है और उसका सेक्शन 2 वो बताता है कि हिंदू लॉ किस पे गवर्न करता है और बेसिकली कौन हिंदू कैटेगरी में आएगा। तो हम पहला अगर रीड करें तो एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, any person would be considered a Hindu for the purpose of law if that person is Hindu by religion। अगर वो हिंदू बाय रिलीजन है तो ऑब्वियसली वो हिंदू लॉ से गवर्न होगा। साथ ही साथ कोई भी वैष्णव है या शिवायत है या ब्रह्मो या परात्मा या आर्य समाज का फॉलोवर है, उसे भी वो भी हिंदू लॉ के अंडर गवर्न होगा। उसी प्रकार बुद्धिस्ट, जैन और सिख ये भी हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। और कोई भी पर्सन जो कि मुस्लिम, क्रिश्चियन या पारसी या ज्यू नहीं है और किसी अन्य रिलीजन का है बट उस किसी और लॉ से गवर्न नहीं हो रहा, तो वो भी हिंदू लॉ से गवर्न होगा। तो अगर मैं आपको इसका ये पॉइंट को और इलाबरेट करूँ तो मैं आपको बताऊंगा कि सिंस मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और ज्यू का खुद का पर्सनल लॉ है, इसलिए वो हिंदू लॉ से गवर्न नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई और रिलीजन है जिनका खुद का पर्सनल लॉ नहीं है, तो वो सारे लोग भी हिंदू लॉ से ही गवर्न होंगे। उसी तरीके से अगर हम आगे बात करें, सेक्शन 2 का एक्सप्लेनेशन है जो क्लेरिफाई करता है कि अगर हम चाइल्ड की बात कर रहे हैं तो चाइल्ड में लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट दोनों ही बच्चे आपके इंक्लूड होंगे। और इसमें हम कैसे समझेंगे कि वो बच्चा का रिलीजन हिंदू है कि नहीं है, तो हम 3 चीज़ों से समझ सकते हैं कि किसी भी पर्सन बिलोंग करता है हिंदू कम्युनिटी को या नहीं, या उस पर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा या नहीं। वो 3 प्रोसेस है। पहला, अगर उसने बर्थ लिया है किसी हिंदू फैमिली में। हिंदू फैमिली से यहाँ पे हमारा तात्पर्य है कि वो वैष्णव भी हो सकता है, वो लिंगायत भी हो सकता है, वो फॉलोवर ऑफ ब्रह्मो, परात्मा और आर्य समाज भी हो सकता है, वो सिख, जैन या बुद्धिस्ट कम्युनिटी का भी होगा, तो भी वो हिंदू लॉ से ही गवर्न होगा। तो पहला जो क्राइटेरिया बना कि आप पे हिंदू लॉ गवर्न होगा बाय बर्थ, अगर आप इन परिवार में जन्म लेते हैं तो आप बाय बर्थ आप पे हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा। दूसरा, अगर आपके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं या हिंदू लॉ से गवर्न हो रहे हैं और आपकी परवरिश भी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग हो रही है, तो वो भी आप हिंदू लॉ के ही एम्बिट में गवर्न होंगे। थर्डली, अगर आपने कन्वर्जन किया है या रिकन्वर्जन आपका हिंदू में हुआ है, हिंदू रिलीजन में हुआ है, तो भी आप हिंदू लॉ से गवर्न होंगे। इसी के साथ एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखें तो संजय गांधी, उनके जो फादर थे वो पारसी थे, लेकिन उनकी जो मदर थी यानी इंदिरा गांधी वो हमारी हिंदू थी। लेकिन हुआ क्या, जो मिस्टर संजय गांधी थे उनकी परवरिश हमारी
देन प्राइम मिनिस्टर ने हिंदू रिचुअल्स के अकॉर्डिंग करी थी, जिसकी वजह से संजय गांधी ने भी एक्वायर कर लिया था हिंदू रिलीजन, और उसी की वजह से वो गवर्न होने लगे हिंदू लॉ से। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आप समझते हैं नेचर ऑफ हिंदू मैरिज। तो अगर आप नेचर ऑफ हिंदू मैरिज की बात करें तो एशियन टाइम्स में जब हिंदू मैरिज एक्ट 1955 नहीं आया था, तो उस समय हमारे कुछ ऐसे एसेंशियल्स है जिसकी वजह से हमारी मैरिज को हम एक तरीके से सेक्रामेंटल मानते थे। और वो सेक्रामेंटल इसलिए मानते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई कंसेप्ट ऑफ डाइवोर्स नहीं था हिंदू मैरिज में। हमारे पे मैरिज को परमानेंट माना जाता था। साथ ही साथ हम मैरिज सिर्फ एक जन्म के लिए नहीं करते थे, हम 7 जन्म के लिए करते थे, तो इसलिए वो इटर्नल भी थी और होली यूनियन भी था, क्योंकि मैरिज में चैंटिंग ऑफ मंत्राज होता था, मंत्र पढ़े जाते थे, 7 फेरे लिए जाते थे, जिसे हम सप्तपदी के नाम से बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे समाज में जैसी जैसी इम्प्रूवमेंट हुआ, सोसाइटी चेंज हुई, तो उसके बाद ही हमारा ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया। और इसके बाद कुछ कंसेप्ट्स और मैरिज के अंदर डाले गए जो कि बताया गया कि ये भी इंपॉर्टेंट है, और वो है कंसेप्ट ऑफ कंसेंट और डाइवोर्स। ये दोनों कंसेप्ट भी डाले गए जिसकी वजह से हम मैरिज को कॉन्ट्रैक्चुअल कहने लगे। और साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि प्रेजेंटली हिंदू मैरिज सेक्रामेंटल है या कॉन्ट्रैक्चुअल है, तो आपका आंसर होगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेक्रामेंटल एंड कॉन्ट्रैक्चुअल। आपको उसमें सेक्रेडनेस भी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्चुअल बाइंडिंग भी मिलेगी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 5 को अगर आप रीड करें बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग, तो वो कहता है कंडीशंस फॉर अ हिंदू मैरिज। और इसे एक तरीके से और भी आप पूछ सकते हैं या समझ सकते हैं कि व्हाट आर दी कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज। किसी भी वैलिड हिंदू मैरिज की क्या कंडीशंस होती हैं। तो बेसिकली किसी भी वैलिड हिंदू मैरिज की 5 कंडीशंस होती हैं सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग। पहला, मैरिज मोनोगामी होनी चाहिए, यानी मोनोगामी के अलावा अगर किसी एक पर्सन की मोर देन वन स्पाउस है तो वो मोनोगामी नहीं होगा, वो बाईगामी हो जाएगा। और बाईगामी को हिंदू मैरिज एक्ट 1925 प्रोहिबिट करता है। वो कहता है कि मोनोगैमी शुड प्रिवेल। तो पहली कंडीशन हो गई कि देयर शुड बी मोनोगैमी। सेकंड आपका कहता है कंडीशन की मेंटल कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, और कोई भी पर्सन ऐसा नहीं होना चाहिए आइदर दिस स्पाउस में कोई भी किसी डिजीज से, कोई वल्नरेबल कम्युनिकेबल डिजीज से सफ़र ना कर रहा हो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। थर्ड जो कंडीशन आपकी मैरिज में दी जाती है वैलिड हिंदू मैरिज के लिए, वो है एज ऑफ द पार्टीज। सो बेसिकली बोला जाता है कि लड़कों के लिए मिनिमम एज एज पर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 21 ईयर्स है, और वहीं लड़कियों के लिए मिनिमम एज फॉर गेटिंग मैरिड इज 18 ईयर्स। तो इस एज के अगर आप नीचे शादी करते हैं तो आपकी जो मैरिज है वो बेसिकली कानून अलाउ नहीं करेगा, हिंदू मैरिज एक्ट उसे अलाउ नहीं करेगा। फोर्थ कंडीशन की अगर हम बात करें तो फोर्थ कंडीशन कहता है हिंदू मैरिज एक्ट का कि देयर शुड बी अवॉइडेंस ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। सो समझते हैं प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप होता क्या है। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आप शादी नहीं कर सकते। अगर मैं एग्जाम्पल में बात करूं तो फॉर एग्जाम्पल सिबलिंग्स आपस में शादी नहीं कर सकते, भाई बहन आपस में शादी नहीं कर सकते। उसी तरीके से फादर और डॉटर भी शादी नहीं कर सकते, उसी तरीके से मदर और सन भी शादी नहीं कर सकते। जब मैं यहाँ पे फादर और मदर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टेप फादर और स्टेप मदर भी आ सकते हैं, और अगर बच्चों की बात करूँ तो स्टेप डॉटर स्टेप सन भी आ सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम और ज़्यादा समझें कि क्या होते हैं प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स, तो जैसे मान लेते हैं अंकल एंड नीस, यानी चाचा और भतीजी, और दूसरा हम बोल सकते हैं मामा और भांजी, इनकी भी आपस में शादी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं आंट एंड नेफ्यू की, यानी चाची और भतीजा, और बुआ और भतीजा, इनकी भी शादी नहीं हो सकती, या मामी और भांजा, इनकी भी आपस में शादी नहीं हो सकती। तो हिंदू लॉ सर्टेन प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स हैं जिनमें आप शादी नहीं कर सकते। अगर आप शादी करते हैं तो आपकी शादी कानूनी तौर पे नल या वॉइड डिक्लेयर हो जाएगी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। साथ ही साथ अगर हम फिफ्थ कंडीशन को रीड करें तो फिफ्थ कंडीशन कहता है कि पार्टीज आर नॉट सपेंडर्स ऑफ ईच अदर। सपेंडर का बेसिकली मतलब होता है कि दोनों जो पर्सन है, गर्ल एंड बॉय, अगर उनका कोई कॉमन लीनियन एंसेस्टर है तो वो शादी नहीं कर सकते। लेकिन इसकी एक कंडीशन है कि अगर 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड एंड 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड, 5 जनरेशन तक आपको फादर साइड से अवॉइड करना चाहिए और 3 जनरेशन आपको मदर साइड से अवॉइड करना चाहिए। जब आप जनरेशन की काउंटिंग करेंगे तो आप यहाँ पे खुद को फर्स्ट जनरेशन काउंट करेंगे, उसके बाद ही आप काउंटिंग अपनी रीड करेंगे। तो सपेंडा मैरिजेस
को भी प्रोहिबिट करता है। अगर आप सपेंडा मैरिजेस करते हैं, किसी ऐसे पर्सन से शादी करते हैं जो जिसका और आपका कोई कॉमन लीनियर एंसेस्टर है, तो ये भी आपकी मैरिज को वॉइड बना देता है। इसी के साथ एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में कि कंडीशंस फॉर वैलिड हिंदू मैरिज क्या क्या है। तो पहली कंडीशन हमने पढ़ी मोनोगैमी होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी मेंटल कैपेसिटी और कंसेंट की बात करी। तो अगर आप यहाँ पे कंसेंट और साउंड माइंड की बात करें तो बेसिकली ये दोनों सेकंड कंडीशन है। थर्ड कंडीशन आपकी है एज ऑफ द पार्टीज, जहाँ पे लड़के की एज 21 और लड़की की एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। फोर्थ कंडीशन है वैलिड हिंदू मैरिज के लिए नॉन प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स, यानी प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप में आप शादी नहीं कर सकते। और वही लास्ट कंडीशन की बात करें तो दोनों पार्टीज बॉय और गर्ल सपेंडा नहीं होने चाहिए एक दूसरे के, यानी उनका कोई कॉमन लीनियर एंसेस्टर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। सपेंडा को हम थोड़ा सा और डेप्थ में समझते हैं। ये दिया है सेक्शन 3 क्लॉज एफ में। सपेंडा में बेसिकली मतलब होता है कि अगर दोनों पार्टीज का कोई कॉमन लीनियर एंसेस्टर है, पूर्वज दोनों पार्टीज का, यानी गर्ल और बॉय का कोई कॉमन एंसेस्टर है या पूर्वज है, तो बेसिकली वो आपको प्रोहिबिट कहाँ तक करता है या अवॉइड कहाँ तक करने के लिए कहता है। वो कहता है कि आप फादर साइड से 5 जनरेशन अवॉइड करिए और मदर साइड से आप 3 जनरेशन अवॉइड करिए, खुद आप फर्स्ट जनरेशन काउंट होंगे। इसी के साथ अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो यहाँ पे 3 प्रकार के रिलेशनशिप्स होते हैं, फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रीन ब्लड। फुल ब्लड यानी सगे भाई बहन ऐसे भाई बहन जिनके माँ बाप कॉमन है, ठीक है, माँ और बाप दोनों सेम है, तो वो भी आपस में शादी नहीं कर सकते। दूसरी अगर हम बात करें कि हम बोलते हैं कि अगर कोई हाफ ब्लड रिलेटेड है, तो हाफ ब्लड कैसे रिलेटेड होगा, जिनमें फादर सेम होंगे बट उनकी मदर अलग होंगी। और अगर मैं एक फन फैक्ट आपको बताऊं तो हमारे बॉलीवुड में हम हाफ ब्लड का एक आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप अर्जुन कपूर और जानवी कपूर को देख सकते हैं। अर्जुन कपूर और जानवी कपूर के फादर सेम है, कॉमन है, बोनी कपूर है, बट उनकी मदर, दोनों की मदर अलग अलग है। तो अगर पूछा जाए कि हाउ अर्जुन कपूर इज रिलेटेड टू जानवी कपूर, तो वी कैन से दे आर हाफ ब्लड रिलेटेड। उसी तरीके से हम यूट्रीन ब्लड की अगर बात करें तो यूट्रीन ब्लड बेसिकली वो रिलेशनशिप है जहाँ पे मदर कॉमन है बट फादर अलग अलग है। और इसके लिए भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ बॉलीवुड से। पहले तो आप गेस कर लीजिए, आप नहीं कर पा रहे तो मैं आपको थोड़ा सा लेके जाऊंगा शाहिद कपूर और ईशान खत्तर की तरफ। तो अगर आप शाहिद और ईशान को चेक करें तो यहाँ पे इनकी मदर कॉमन है बट इन दोनों के फादर अलग हैं। तो अगर हम बात करें कि ईशान और शाहिद कपूर कैसे, हाउ दे आर रिलेटेड, तो दे बोथ आर यूट्रीन ब्लड रिलेटेड और दे हैव अ यूट्रीन रिलेशनशिप्स। इसी के साथ हम सपेंडा रिलेशनशिप को मैंने आपको समझा दिया। आप इस फ्लो चार्ट को देख सकते हैं कि फादर का जनरेशन, फादर साइड से आप 5 जनरेशन काउंट करेंगे, मदर साइड से आप 3 जनरेशन काउंट करेंगे टू अवॉइड द मैरिज टिल 5 जनरेशन फ्रॉम द फादर साइड एंड 3 जनरेशन फ्रॉम द मदर साइड। और ये जब आप जनरेशन काउंट करेंगे तो खुद को आप काउंट करेंगे फर्स्ट जनरेशन। डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स की अगर बात करें तो ये सेक्शन 3C में डिफाइन है। इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको पहले ही प्रीवियस वीडियो में ही ये एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोहिबिटेड डिग्री ऑफ रिलेशनशिप्स क्या होते हैं और वो किस प्रकार के होते हैं। तो एक बार आप अगर इसको रिकैप कर लेंगे या फिर से व्यू कर लेंगे, यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स क्या है और इसे हमें अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू।